हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स विद फिल्म बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 26 अगस्त 2021। तो आज हम देखेंगे कौन कौन सी घटनाएं पीआईबी द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ अदर मैगजीन में इम्पॉर्टेंट रही हैं, जो कि हमारी प्रीलिम्स 2021 और 2022 की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज है 26 अगस्त 2021। तो आज हम देखेंगे हिंदू और पीआईबी में कौन कौन से आर्टिकल इम्पोर्टेंट रहे हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है गन्ने के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि कल हमने गन्ने से रिलेटेड ये देखा था कि एफआरपी क्या होता है और एसएपी क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया था। उम्मीद है आपको कल की चीज़ें याद होंगी, बट मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है यूपीएससी ज्योग्राफी में या कहें एग्रीकल्चर के पोर्शन पे गन्ने से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ ले। तो सामान्य जानकारी गन्ने की होनी चाहिए। पहला कि इसके लिए जो वर्षा की मात्रा है वो 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। अब आप में से कई सारे बच्चों को दिक्कत होती होगी कुछ चीज़ों में सेंटीमीटर को लेके, तो एक पैमाना होता है, उसी के हिसाब से देखा जाता है कि कितनी वर्षा होती है। अब एक बात और बता दें, जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है वहाँ पे वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। तो आपको मोटे तौर पे पता चल जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट में हम गन्ने की उपज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बातें क्लियर पता होनी चाहिए। तापमान इसके लिए चाहिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की भी मात्रा चाहिए। खास बात क्या है कि इसके लिए जो मिट्टी चाहिए वो गहरी समृद्ध दोमट चाहिए। आपको यहाँ पे दे देगा लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, है ना। तो आप कहना कि नहीं साहब, लेटराइट मिट्टी नहीं चाहिए, काली मिट्टी नहीं चाहिए, इसके लिए गहरी समृद्ध दोमट मिट्टी चाहिए। दूसरा जो एक और क्वेश्चन बनता है वो ये कि शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य कौन से हैं। ये मैं जब 26 तारीख को आपका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब की ये घटना है, अर्थात 26 के बाद अगर आप देख रहे हैं और अगर अपडेट हुआ है तो आप देख लीजिएगा, ये हर साल अपडेट होता रहता है। ठीक है, तो इस समय उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है, महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, फिर बिहार। मतलब सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादक राज्य में नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश। वर्ल्ड लेवल की अगर हम बात करें तो ब्राज़ील के बाद इंडिया दूसरा गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। मतलब उत्पादक है, निर्यातक वगैरह की बात नहीं, यहाँ पे उत्पादक मतलब उपज होती है। ठीक है, खास बात एक और है कि इसमें बलुई मिट्टी से लेकर चिकनी दोमट मिट्टी तक में भी सभी प्रकार की, मतलब जो मिट्टी होती है चिकनी और बलुई मिट्टी, इनमें सभी प्रकार की मिट्टियों में इसे उगाया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की भी आवश्यकता होती है। आपको यहीं पे क्वेश्चन घुमा देगा कि इसके लिए बढ़िया जल भराव वाली मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, तो बिल्कुल भी नहीं, जल निकासी की मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको गन्ने से रिलेटेड क्लियर हो गई। अब बात आती है नैनो रोबोट के बारे में। हाल ही में अभी नैनो रोबोट काफ़ी सारे बनाए गए हैं और कई बार ये चर्चा में रहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये तो नहीं पूछेगा कि नैनो रोबोट किस कंपनी ने बनाया, क्या नाम था उसका, उसके दोस्त का क्या नाम था, कंपनी जो बना रही थी कितने वर्षों से मेहनत कर रही थी। ये ड्रामेटिक यूपीएससी नहीं पूछती। सिंपल सा एक ही क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगी, नैनो रोबोट के क्या क्या उपयोग हैं, और आपको उसमें 4 से 5 ऑप्शन दे देगा। नीचे आपको वहाँ पे डी ऑप्शन भी एक देगा। तो जब भी आपको अगर ये पूछे कि नैनो रोबोट के क्या क्या लाभ होंगे, ठीक है, तो आप बता देना बाबूजी बहुत लाभ होते हैं, सभी के सभी इसके विकल्प सही हैं। ठीक है, अर्थात अगर आपको दे दे कि नैनो रोबोट का स्वास्थ्य में उपयोग किया जा सकता है, नैनो रोबोट का फसल की उपज को ध्यान देने में किया जा सकता है, नैनो रोबोट अंतरिक्ष में काम आ सकते हैं, नैनो रोबोट डिफेंस सेक्टर में काम आ सकते हैं, तो आप बता देना साहब चारों के चारों विकल्प ये सही हैं। सोचना ही नहीं है, बुद्धि नहीं लगानी है, इसलिए मैंने इसमें क्या लगाया, बहुत लाभकारी होते हैं। अब कितनी बड़ी आप लिस्ट बताएंगे, है ना। मान लो मैं आपसे पूछूं आप क्या क्या खाना पसंद करोगे, तो बताइए। ये मतलब अजीबोगरीब का क्वेश्चन है कि नहीं है। आपसे ये पूछूंगे क्या नहीं खाते हो, ये तो आप तुरंत बता दोगे कि हाँ साहब हम ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, ये नहीं खाते। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या क्या नहीं खाओगे तो उसमें दिक्कत हो जाएगी ना। मान लो मैंने आपसे पूछा गोलगप्पे खाओगे, आपने कहा थोड़ी देर तक नहीं सर, फिर पता चला अरे यार खिला देते तो मज़ा आ जाता। मैंने आपसे कहा चाट पकौड़ी खाओगे, आपने कहा नहीं यार मन नहीं करता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, उनको चाउमीन बड़ी पसंद होती है, मैगी उनको बड़ी पसंद होती है, गोलगप्पे बड़े पसंद होते हैं। ठीक है, तो अब उनसे मना तो नहीं कर सकते ना कि चाउमीन नहीं खाएंगे, है ना। तो वही चीज़ है।
भारत और नीदरलैंड के संबंधों से रिलेटेड आर्टिकल आया था। आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, बट नीदरलैंड की लोकेशन इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है कि नीदरलैंड की लोकेशन कहाँ पे है, तो उत्तरी सागर से सीमा बनाता है। अब आपको पता होना चाहिए उत्तरी सागर कहाँ पे, नॉर्दर्न सी। तो हम आपको वैसे भी प्रीलिम पैड में भेज चुके हैं, बट एक बार दिखा देते हैं, ठीक है, देख लीजिए। तो ये है हमारी प्यारी पृथ्वी, प्यारा भारत। प्यारे भारत से हम चले वेस्ट की ओर। वेस्ट में हम पहुंचे मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी के जस्ट ऊपर हम पहुंचे, यहाँ पे मिलता है हमें उत्तरी सागर। तो आप ये देख रहे हो यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन, ये है आपका नीदरलैंड, और ये है आपका यहाँ पे नॉर्दर्न सी। नॉर्दर्न सी से डेनमार्क की सीमा लगती है, आपका नीदरलैंड की लगती है, जर्मनी की लगती है, बेल्जियम की लगती है, ठीक। अब एक बात याद रखना, नीदरलैंड की सीमा बाल्टिक सी से नहीं लगती है। कई बार मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है बाल्टिक सी, तो ये बस तथ्य यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना। बाकी नॉर्वे की सीमा भी लगती है, स्वीडन की भी लगती है, डेनमार्क की भी लगती है, मतलब ये तीनों की लगती है, फिनलैंड की नहीं लगती है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अब बात आती है आगे, क्या न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, निमोनिया से रिलेटेड एक तरीके का, ये न्यूमोकोकल रोग से सुरक्षा प्रदान करती है। बच्चों और वयस्कों में दोनों में होता है, मतलब बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा ना, बच्चे जब छोटे होते हैं, जब जन्म लेते हैं, और ख़ासतौर पे जिन बच्चों का जन्म सर्दी के टाइम पीरियड पे होता है, तो देखना माँ अगर उनको सही से केयर नहीं कर पा रही तो उनको जुकाम बहुत जल्दी होता है और खूब छींके फिर वो मारते हैं बेचारे छोटे छोटे बच्चे, ठीक है। तो ये वैक्सीन न्यूमोकोकी कुल के कई जीवाणुओं के मिश्रण से तैयार की जाती है, जिन्हें निमोनिया का कारण माना जाता है। देखो, अधिकांश जो बीमारियां होती हैं ना, उनकी जो दवा बनती है नॉर्मल उन्हीं वायरस या उन्हीं जीवाणु या उन्हीं फंगस, उन्हीं को आपस में मिला के ही बनाई जाती है। बस ये होता है कि उसके बाद थोड़ा सा कुछ भी एक्स्ट्रा उसमें मिला दिया जाता है और वो बन जाती है, क्योंकि जो जन्म देता है वही मरण करता होता है। जैसे सिंपल सी बात है, आदमी को अगर चिंताएं ना हो तो ज़्यादा समय तक जी जाएगा। आदमी को कौन सबसे ज़्यादा मारता है, भगवान मारता है क्या? नहीं, आदमी को सबसे ज़्यादा आदमी ही मारता है। या तो एक्सीडेंट उसका कर देगा, ठीक है, या तो उसको फांसी लगाने पे मजबूर कर देगा, या तो वो सुसाइड बेचारा कर लेगा चुपचाप, या तो कोई गोली मार देगा, है ना। आदमी को जब आदमी मारता है तो वायरस को भी तो वायरस ही मारता होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि टुक टुक नाम का जो वायरस है वो टिक टिक नाम की वायरस से दोस्ती किए होगा, बिल्कुल भी नहीं। टुक टुक और टिक टिक का भी तो लड़ाई होगी, उनमें भी तो ब्रेकअप और पैचअप होगा। मान लो टुक टुक वायरस जा रहा था कहीं पे, उसने टिकटिकी को देख लिया, अब टिकटिकी ने उसको प्रपोज ही नहीं किया तो टिकटिकी नाराज हो जाएगी ना। तो अगर कोई डॉक्टर होगा, उसने देख लिया अच्छा टुक टुक की और टिकटिकी की नाराज ही है, तो टुक टुक और टिकटिकी को एक ही कमरे में पैक कर देगा, तो दोनों फिर युद्ध करेंगे और उसी फाइट में वो बेचारे बाकी जो उसके साथ में होंगे उनको मार गिराएंगे, है ना। तो ऐसे भी ये वायरस बनाए जाते हैं, सॉरी वायरस नहीं, दवा बनाई जाती है, वैक्सीन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वैक्सीन में कॉन्जुगेट नाम शामिल है। कॉन्जुगेट क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे जीवाणुओं को आपस में मिला दिया जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए। अब याद यहाँ पे ये रखना, ये जीवाणु से रिलेटेड है, वायरस नहीं है। जैसे पोलियो में हमने आपको क्या बोला था, वायरल था, यहाँ पे जीवाणुओं का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, नाक और गले में रोग होता है न्यूमोकोकस नामक बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। तो यही बात है, बैक्टीरिया एक तरीके का आपका जीवाणु, ठीक। चलिए, अब बात आती है की इंडिकेटर फॉर एशिया एंड द पैसिफिक 2021 रिपोर्ट। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि की इंडिकेटर फॉर द एशिया एंड द पैसिफिक 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई? तो एडीबी के द्वारा, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। खास बात यहाँ पे क्या है, देखो एडीबी और एनडीबी दोनों डिफरेंस हैं, कंफ्यूज मत होना। एडीबी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एनडीबी जो है वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये किसका रिलेटेड है? ये ब्रिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। एडीबी का मतलब क्या है? पूरा नाम है एशियाई विकास बैंक, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। 1966 में एस्टेब्लिश हुआ था एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक के रूप में, बट इंपॉर्टेंट बात, इंडिया इसका संस्थापक मेंबर है। एक तो ये बात याद रखना। दूसरा, 49 कंट्रीज के मेंबर हैं। तीसरा, केवल एशिया प्रशांत क्षेत्र के नहीं हैं, ध्यान देना। 49 में सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया। गलत क्या मैंने बोल दिया यहाँ पे कि 49 एंड 19 99845 और ये आपका यहाँ पे 6, यानी कि 68 यहाँ पे मेंबर हैं टोटल, ठीक है। 68 कंट्रीज में मेंबर हैं। अब यहाँ पे अगर 69 हो जाए ना तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मतलब इतना तथ्यात्मक नहीं पूछता है। बस पता होना चाहिए क्या
कि इसमें जो भी मेंबर हैं वो केवल और केवल एशिया प्रशांत क्षेत्र से नहीं हैं बल्कि अन्य क्षेत्रों से भी हैं। मान लो वो साउथ ईस्ट एशिया से हो गए, वो अटलांटिक के भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आप में से कुछ बच्चों को लग रहा हो सर नहीं समझ में आ रहा है, बता दो। तो देखो, जैसे ये हमारी प्यारी पृथ्वी माता है, ठीक है। प्यारी पृथ्वी माता में ये रीजन जो हुआ ये एशिया का रीजन हुआ, ठीक है। ये पूरा का पूरा एशिया मतलब हिंद महासागर का जो क्षेत्र है ये एशिया का रीजन हुआ, ठीक है। अब ये एशिया का है, यहाँ पे जब आप चले गए तो ये हो गया प्रशांत, ये आप देख रहे हो प्रशांत। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये रीजन हुआ ना ये एशिया और प्रशांत हो गया। लेकिन इधर जब आप अफ्रीका के इस तरफ गए तो ये क्या हो गया, अटलांटिक, ठीक है। तो अटलांटिक अलग चीज है और एशिया पैसिफिक अलग है। अब एक बात बताओ, एशिया पैसिफिक का रीजन है, ठीक है। मे भी हो सकता है कि अफ्रीका के कुछ कंट्री ना हो एशिया पैसिफिक रीजन में, बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ का कोई अफ्रीकन कंट्री जो इस साइड में है अटलांटिक में वो मेंबर बनना चाहे तो क्या नहीं बन सकता है, बन सकता है और हैं भी, ठीक है। तो मोटे तौर पर अगर मैं कहूँ आपको, अगर क्वेश्चन दे दे कि इसके सभी सदस्य एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केवल 49 मेंबर एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं, बाकी 19 जो कंट्री मेंबर हैं वो कहाँ से रिलेटेड हैं, वो अन्य क्षेत्रों से। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। एक बार हम आपको फिलीपींस की लोकेशन भी दिखा देते हैं ताकि आपको चीज़ें याद रहें। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको मिलेगा फिलीपींस, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए यहीं पे चावल का सबसे बड़ा रिसर्च केंद्र है, ठीक है, फिलीपींस। ये आपका फिलीपींस है, ये आपका मनीला है, ठीक। ऊपर आपका लुजोन है, यहाँ पे कई सारे साउथ चाइना सी में आइलैंड है, जैसे पार्सल है, स्प्रॉटली है ना, ये जैसे स्प्रॉटली पार्सल। तो ये लोकेशन आपको पता होना चाहिए, कई बार हमने आपको पढ़ाया है इसलिए आपको याद भी हो गएंगे। ताइवान जो है यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, वियतनाम से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कई बार मैंने आपको बता दिया है। एक देवी जी ने यही क्वेश्चन पूछा था हमसे, ठीक है। अब बात आती है 31 दिसंबर 2019 तक 5 सबसे बड़े इसके शेयर धारक हैं। कौन कौन से? जापान सबसे ज़्यादा, यूएसए उसके बाद, चाइना उसके बाद, भारत उसके बाद और लास्ट में इसमें कौन है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो आपसे इस क्रम पे क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि यूपीएससी ने AIIB पे क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक पे। समझ गए? तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलिए अब बात आती है इंदिरा साहनी केस चर्चा में रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि पिछड़े वर्ग जो हैं उनसे रिलेटेड आरक्षण को लेकर इंदिरा साहनी केस फेमस है, ठीक है। अच्छा, एक बार मैंने गलती क्या की थी, इंदिरा गांधी केस किसी में मैंने बोल दिया था, तो आप भी में से किसी एक सज्जन ने हमको बताया था कि इंदिरा गांधी वो केस नहीं था साहब, वो मेनका गांधी केस था, ठीक है ना, आर्टिकल 21 को लेकर, ठीक। चलिए, क्रीमी लेयर से बाहर करने का आधार मापक केवल आर्थिक नहीं हो सकता। सरकार इस बात से आरक्षण देने को मना नहीं कर सकती। सरकार मतलब ये नहीं कर सकती कि वो अमीर है इसलिए हम उसको क्रीमी लेयर से बाहर करते हैं। अब यहाँ पे एक बात बताएं, क्रीमी लेयर होता क्या है? देखिए, मान लीजिए जैसे ये एक लेयर है, ठीक है, आपने दूध देखा होगा ना, दूध में ऊपर मलाई पड़ जाती है और नीचे नीचे दूध बना रहता है, ठीक है। अब जो मलाई है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में होता है? मलाई में, ठीक। दूध तो नीचे का नीचे रहता है ना। तो सरकार ये कहती है कि जो व्यक्ति क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता है, रामनंदन समिति ने बताया था, हमने आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ाया है कि जो इंसान क्रीमी लेयर के अंदर आता है उसको हम आरक्षण देंगे, लेकिन जो क्रीमी लेयर के बाहर आता है, मतलब जो क्रीमी लेयर में शामिल हो गया कि हाँ ये व्यक्ति क्रीमी लेयर का है, मतलब सपोज करो इसकी इनकम 100 रुपये है, ठीक है, क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया 250 रुपये है, ठीक, 100 रुपये इसकी इनकम है, अचानक से इसकी इनकम में 150 का इजाफा हो गया तो ये क्रीमी लेयर का मान लिया जाएगा। और अगर इसकी इनकम अभी भी 190 रुपये है तो इसे क्रीमी लेयर नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है अभी, उसने कहा है कि देखो भाई साहब, क्रीमी लेयर में केवल आप ये रुपए को मत देखो कि किसका 250 रुपये है तो वो क्रीमी लेयर में आएगा, किसका कहते हैं पोस्ट अच्छी है वो क्रीमी लेयर में आएगा, इस चीज़ की बात मत करो, आप और भी क्राइटेरिया को तय करो। मतलब सरकार ये नहीं कह सकती है कि वो व्यक्ति अमीर है इसलिए उसको हम ओबीसी का आरक्षण नहीं देंगे। समझ गए? तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। पिछड़ा वर्ग की रिलेटेड इस बात से नहीं हो सकता, मतलब यही बातें कहीं, बाकी आपको नहीं याद रखना है। रोहिणी आयोग का संबंध भी आरक्षण से, मतलब रोहिणी आयोग को बोला गया है कि आप पिछड़े वर्ग के आरक्षण में भी छांटिए कि किन किन लोग जो हैं वो पात्र कौन कौन से हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, पिछड़े वर्ग में भी कई प्रकार के लोग हैं, जो साधन संपन्न लोग हैं वो भी आरक्षण लेते हैं और जो बेचारे साधन संपन्न नहीं है उनको आरक्षण मिल नहीं पाता, ठीक है।
अगला आर्टिकल है निजता का अधिकार, पुट्टा स्वामी वर्सेस भारत संघ में निजता के अधिकार की बात की गई। हुआ क्या था कि अभी कुछ दिनों पहले आपने एक नाम सुना होगा राज कुंद्रा साहब का, है ना। साहब तो उनको नहीं कहना चाहिए कायदे से। अब वही बात है ना, दुनिया में सभी गंदे लोग हैं। जब पता चलता है तो हम कहते हैं कि हाँ वो गंदा है, नहीं पता चलता है तो हमें वो दैदीप्यमान पुरुष लगता है, ठीक है। तो अब साहब बोल दे रहे है ना, शिल्पा शेट्टी जी खुश हो जाएंगे थोड़ी बहुत। तो बात यह है कि इन्होंने क्या किया था, आपने देखा होगा पोर्नोग्राफी से रिलेटेड काफ़ी इशूज इनके आए हुए थे। तो एक देवी जी जो पकड़ी गई इन्हीं में, मतलब देवी जी जिन्होंने केस को उजागर करवाया था, तो उन देवी जी ने यही कंप्लेन की कि हमारी एक डील तय हुई थी। सिंपल सी बात है, कोई भी बिजनेस होता है उसमें एक डील होती है कि हमारे आप इतने वीडियो पब्लिश करेंगे इस नाम से, ठीक है। तो उतने ही आप करोगे ना, उसको बार बार अलग अलग पोर्टल पे तो करोगे नहीं। तो यही इशू आया है कि इन्होंने मना किया था कि आप हमारा वीडियो केवल एक ही पोर्टल पे भेजोगे, लेकिन कुंद्रा साहब ने उसको 3 से 4 पोर्टल पे भेज दिया। तो इन्होंने कहा ये मेरी प्राइवेसी का उल्लंघन है। एज इट इज आप बिल्कुल वही समझो पिंक मूवी, ठीक है, कि अगर उनकी इच्छा है या किसी भी देवी जी की अगर इच्छा है, मतलब स्वेच्छा से अगर कोई फिजिकल रिलेशन हो रहा है तो वो रेप नहीं है। अगर उसमें इच्छा नहीं है तो दैट्स कॉल्ड रेप, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा वैवाहिक बलात्कार की भी आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है वुमेन की इच्छा नहीं होती है, बट जो पुरुष होते हैं फोर्सली उन्हें मतलब ज़बरदस्ती करते हैं, फोर्स करते हैं उनको, ठीक है। तो वही बात है, ये सब इशू है, पढ़ाएंगे आपको, करंट में पढ़ाएंगे जब हम आपको 12 अक्टूबर से कराएंगे ना मेंस की क्लासेस तब। लेकिन इंपॉर्टेंट बस यही है कि इन्होंने मना किया तो उसी को कहा गया निजता का अधिकार, आर्टिकल 21 यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। अगला और लास्ट काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बीमा क्या होता है ऑलरेडी मैंने आपको अपनी इकोनॉमी की सीरीज में कवर करा दिया, तो इसको देख लेते हैं कि 2016 में इस योजना को लॉन्च किया था। पहली बात तो ये मिनिस्ट्री कृषि एवं किसान एवं कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। खास बात क्या है कि फसल के खराब होने की स्थिति में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करना जिससे किसानों की आय स्थिर हो सके। मतलब ऐसे समझो कि किसान ने 1 हेक्टेयर खेत में अपनी फसल लगाई, उस फसल की कॉस्ट लगभग 1600 रुपये तक आएगी, ठीक है। लेकिन अचानक उसमें बाढ़, बारिश, तूफान कुछ भी आ गया, कोई मानवीय आपदा आ गई, ठीक है। तो उसमें जब कोई आपदा आ गई तो इस 1600 की उसकी फसल पूरी बर्बाद हो गई। अगर उसने 1600 का बीमा कराया है तो उसको 1600 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन आपको अच्छे से पता है कि बीमा किसका होता है, जो कोई किस्त जमा करता है। भाई किस्त जमा करोगे, आपने LIC करा रखी होगी, हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा होगा, तो पहले से आप कुछ अमाउंट देते हो ना, तभी तो बीमा होता है। तो सरकार ने क्या कोशिश की है किसानों के लिए कि साहब आप अपना बीमा करा लीजिए, मतलब जो भी खाद्य फसलें हैं, जो भी तिलहनी हैं, जो वाणिज्यिक हैं, जो बागबानी हैं, इन सब का बीमा आप करा लीजिए, और इनमें अगर कोई नुकसान होता है तो हम इतनी दर पे आपको सब्सिडी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अब हम आपको एक तो ये याद रखना है कि सभी फसलों के लिए, मतलब जो खाद्य फसलें हैं, तिलहनी फसलें, वाणिज्यिक हैं, बागबानी हैं, आपको यहाँ क्वेश्चन क्या दे देगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केवल खाद्य और तिलहनी फसलों के लिए है, इसमें बागबानी फसलों को शामिल नहीं किया गया है ना। तो फिर वही होता है, गलती होती है। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई। अब बात आती है कि गणना कैसे होती है या कैसे पता लगाया जाता है कौन सी फसलें खाद्य हैं, कौन सी तिलहनी है, कौन सी वाणिज्यिक, कौन सी बागबानी। तो इसके लिए पिछली जो उपज हुई थी उसके आंकड़े आपको बताने पड़ेंगे। मान लो लास्ट ईयर आपने 1500 रुपये का गेहूं उपजाया था या खाद्य फसल उपजाई थी और इस बार आपकी ये फसल बेकार हो गई, तो आपका जो आंकड़ा लिया जाएगा वो पिछले साल का लिया जाएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब बात आती है इस योजना के तहत किसानों द्वारा दी जाने वाली जो निर्धारित बीमा किस्त है, प्रीमियम, उसमें खरीफ की सभी फसलों के लिए 2% और सभी रबी फसलों के लिए 1.5%, और जो वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलें हैं उनके मामले बीमा किस्त 5% है। मतलब क्या है कि अगर किसान को एक बता दिया गया अमाउंट 100 रुपये का, 100 रुपये हालांकि नहीं होता है, बहुत कम होता है, इसमें लगभग 300 कुछ रुपये का आता है, 1 रुपये के आसपास होता है, 1 या 2 रुपये के आसपास। तो सरकार क्या करती है कि उसका 2% हम, ठीक है, 1.5% दूसरे में रबी में और 5% जो है खरीफ में, उसमें हम आपका पे कर देंगे। मतलब आप इतना पैसा पे कर दो, बाकी हम पैसा उसमें आपका पे कर देंगे, यानी कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, ठीक है।
तो आपको बस यहाँ पे ये वाली बात याद रखनी है कि 1.5% रबी की फसल, 2% खरीफ की और 5% बागवानी। सिंपल सा बात है मोटे तौर पे कि किसी भी फसल का फिक्स नहीं है, समझ गए। ऐसा नहीं कि वाणिज्यिक और रबी और खरीफ की सबकी 5% है, तीनों की अलग अलग दर है। ठीक, बात आती है किसानों की देयता के बाद बची बीमा किस्त की जो लागत का वहन है वो राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में बराबर साझा किया जाता है। मान लो किसानों ने अगर 100 रुपये दे दिया, ठीक है, और उनकी किस्त कितनी थी, 150 रुपये की बनती है, तो जो बाकी के 50 रुपये हैं वो 50 में आधे दे देंगी सरकार, आधे दे देगी राज्य सरकार। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। जबकि पूर्वोत्तर भारत में केंद्र सरकार 90% वहन करेगी। मान लो 100 रुपये हैं और 50 बचे हैं, तो 50 में 50-50 नहीं होगा, यहाँ पे 50 में 90% जो पेमेंट होगी वो कौन देगा, केंद्र सरकार, और 10% जो पेमेंट होगी वो कौन देगा, राज्य सरकारें। ठीक है, कार्यान्वयन कौन करेगा, जितनी भी बीमा कंपनियों को उसमें शामिल किया गया वो नाम आपको नहीं याद रखने हैं। 2020 के खरीफ सीजन से ये सभी किसानों हेतु वैकल्पिक है। पहले क्या होता था, जब ये 2016 में शुरू की गई थी तो हर एक किसान के लिए अनिवार्य बना दी गई थी, लेकिन इसमें काफ़ी बार भ्रष्टाचार देखने को मिला और भी कई सारी चीज़ें देखने को मिली। तो सरकार ने अब इसके लिए कर दिया है क्या कि आप अपने मन से कराना हो तो करा लीजिए, नहीं कराना तो कोई जोर और ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आर्टिकल कवर हुआ। उम्मीद है कि आपको ये 26 अगस्त का आर्टिकल काफ़ी पसंद आया। काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें आर्टिकल थे, खास तौर पे इसमें जो इम्पोर्टेंट था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर, और आपका जो इम्पोर्टेंट था निमोनिया को, और भी कई सारे जो छोटे छोटे तथ्य थे लोकेशन को लेकर, उस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और गन्ने पे भी पूछा जा सकता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट डे यानी कि 27 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट घटनाओं के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।